News24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सोनिया गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है भारतीय लोकतंत्र। बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का चुनावी रथ दौड़ रहा है तेजी से। देवेंद्र फडणवीस ने कहा मोदी के नाम का बीजेपी के साथ खड़े हर दल को मिलेगा फायदा। राज्य सीमा पर हिंसक झड़प के बाद असम मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने की वार्ता, केंद्र ने बुलाई बैठक। महापंचायत में गुर्जरों का सरकार को अल्टीमेटम, मांगे ना मानी तो 1 नवंबर को करेंगे चक्का जाम। यूपी के गाजियाबाद पुलिस ने अवैध शराब और गुटखा बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। नमो मंत्र फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा डिजिटल रामलीलाओं का आयोजन। राजधानी लखनऊ में हवा हो रही है जहरीली, और अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग के 22वें दिन कैसे हैं हालात। आइए शुरू करते हैं अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सोनिया ने पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही, जिसमें कृषि कानूनों और दलितों पर कथित अत्याचार के मामलों पर देश भर में विरोध प्रदर्शनों की रूपरेखा पर विचार किया गया। कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने 3 कृषि कानूनों, कोविड-19 महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था की हालत और दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार के मामलों पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने केंद्र में भाजपा नीति सरकार की किसान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू करने का फैसला किया है। पिछले महीने कांग्रेस में सांगठनिक स्तर पर बड़े फेरबदल के बाद सोनिया गांधी ने पहली बार महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। असम और मिजोरम की सरकारों ने राज्य की सीमा पर हिंसक झड़प के बाद स्थिति पर चर्चा करने के लिए रविवार को केंद्र से बातचीत की। बता दें कि हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। इलाके में स्थिति अब नियंत्रण में है। मिजोरम के कोलासिब जिले और असम के कछार जिले की सीमा पर की ये घटना है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीएमओ और गृह मंत्रालय को जानकारी दी है। असम सरकार ने एक बयान में कहा कि उन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से भी फोन पर बात की और सीमा के मुद्दों को सुलझाने और विवादों को सुलझाने के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। जोरमथांगा ने सोनोवाल को अंतर्राज्य सीमा पर शांति बनाए रखने और आपसी सहयोग के प्रयासों का आश्वासन दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों के विश्वास का न सिर्फ बीजेपी को बल्कि हमारे सहयोगी दलों को भी फायदा मिलेगा। प्रेस से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि बिहार के लोगों में गजब का जोश है। जहां भी हम जाते हैं और पीएम मोदी का नाम लेते हैं, वहां लोगों में जोश देखने लायक होता है। लोगों के पीएम मोदी से भरी निष्ठा है, वो लोग उन पर विश्वास करते हैं। बिहार चुनाव में इससे सिर्फ हमारी पार्टी को नहीं बल्कि हमारे सहयोगियों को भी फायदा होगा। रविवार को तेजस्वी यादव ने नवादा में आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में सभा की। इस दौरान नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब नीतीश सरकार से त्रस्त हो चुकी है। बिहार के लोग बदलाव देखना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवादा विधानसभा प्रत्याशी विभा देवी और गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी मोहम्मद कामरान के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में नीतीश की कुशासन को हटाना है ताकि जनता को राहत मिल सके। बिहार की जनता अब नीतीश सरकार से त्रस्त हो चुकी है। अब यहाँ की जनता बदलाव चाहती है ताकि लोग बिहार में विकास देख सकें। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आजकल नेता जनता के बीच पहुंचकर वोट मांग रहे हैं, वहीं कुछ नेताओं को जनता के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। कुर्ता के सत्ताधारी दल के विधायक सत्यदेव कुशवाहा को उनके ही क्षेत्र में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक वायरल वीडियो में विधायक सत्यदेव कुशवाहा को अपने इलाके में घूमने के दौरान जनता के गुस्से का सामना करते देखा जा रहा है। विकास के नाम पर वोट मांगने विधायक सत्यदेव कुशवाहा जब अपने क्षेत्र में पहुंचे तो गाँव के युवाओं ने उनकी जमकर क्लास लगाई। युवाओं ने उनसे गांव के विकास से संबंधित सवाल पर सवाल शुरू कर दिए।
युवाओं ने विधायक से सवाल पूछे कि आप लगातार 10 सालों से हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, आप ये बताइए कि आप 10 सालों में कितनी बार आए और आपने क्षेत्र का क्या विकास किया। जिस सड़क पे आप आ रहे हैं उस सड़क की जर्जर हालत और आप फिर से वोट मांगने इस गांव में चले आए। गुर्जर नेता करोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में राजस्थान के भरतपुर में एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें गुर्जर नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो गुर्जर समुदाय 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर देगा। नेताओं ने कहा कि फिलहाल फसल बुआई के काम के चलते किसान व्यस्त है, ऐसे में आंदोलन करना उचित नहीं है। महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, जिसे आज बहाल होने की संभावना है। करोड़ी सिंह बैंसला ने घोषणा करते हुए कहा कि हम लोग शांति चाहते हैं, लेकिन सरकार भी समझ ले कि हमारी मांगों को पूरा करने के लिए जल्दी ही सकारात्मक विचार करे, अन्यथा आंदोलन होकर ही रहेगा। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध शराब और गुटखा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 40 पेटी से ज्यादा बनी हुई एयर पैक्ड शराब, ड्रम के अंदर रखा शराब बनाने का सामान और सीलिंग मशीन, शराब में मिलाने के लिए केमिकल, 1 बोरी गुटखे का मसाला, गुटखा पैक करने का सामान और मशीनों को बरामद किया है। इस बार कोरोना महामारी के बड़े प्रकोप के चलते देश भर में होने वाली रामलीलाओं के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। महामारी और कोरोना निर्देशों के चलते इस बार नमो मंत्र फाउंडेशन की ओर से डिजिटल रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल होते समाज के साथ इस बार रामलीलाओं को आम लोगों के घर ले जाने की कवायद डिजिटल तरीके से की जा रही है। डिजिटल रामलीला की शुरुआत उत्तराखंड के सांसद अजय बट्टा ने की। सांसद अजय बट्टा ने इस अवसर पर कहा कि डिजिटल युग में रामलीलाओं का मंचन हर रोज होगा और डिजिटल के माध्यम से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग रामलीला देख सकेंगे। भारतीय जवानों ने लद्दाख के चुमार डेमचोक इलाके में एक चीनी सैनिक को पकड़ा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आशंका है कि चीनी सैनिक ने अनजाने में भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। पहले से नया प्रोटोकॉल के तहत अब चीनी सेना को वापस कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले करीब 6 महीने से भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव है। इस गतिरोध को कम करने के लिए कई दौर की राजनीतिक और सैन्य स्तर तौर पर बैठकें हो चुकी हैं, हालांकि कुछ खास नतीजे नहीं निकले हैं। राजधानी लखनऊ की हवा जहरीली हो रही है। शनिवार को लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 हो गया। इस खतरे को भांपते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि 2 दिन के भीतर किसान पथ सेतु निगम समेत 2 बड़ी निर्माण इकाइयों को नोटिस जारी किया गया। वहीं जिला प्रशासन ने नगर निगम समेत 6 विभाग के साथ बैठक कर हवा को शुद्ध करने की रणनीति तैयार की है। दरअसल बीते 1 सप्ताह से राजधानी का AQI का लेवल ठीक था। शनिवार को हवा में PM 2.5 की मात्रा बढ़ने से AQI खराब स्तर पर आ गया। पर्यावरण विशेषज्ञ इसका प्रमुख कारण वाहनों का धुआं और खस्ता हाल सड़कों से उड़ने वाली धूल को मानते हैं। तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में 3 उद्योगों को प्रदूषण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ में सोमवार को लोक भवन के सामने एक बार फिर आत्मदाह की कोशिश की गई। परिवार ने 10 और 12 साल के बच्चों के साथ मिट्टी का तेल डालकर जैसे ही आग लगाने की कोशिश की, सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें दबोच लिया। मामला लोक भवन के गेट नंबर 3 के पास का है। हजरतगंज पुलिस ने पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया। परिवार जमीनी विवाद में न्याय की मांग को लेकर बाराबंकी से आया था। डीसीपी ने कहा कि हमारी पुलिस टीम लोक भवन पर मौजूद थी। जैसे ही परिवार के सदस्य ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला, वैसे ही उन्हें दबोच लिया गया। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। चीन में फ्रिज के बेहद ठंडे तापमान में रखे गए फूड पैकेट पर जिंदा कोरोना वायरस मिलने से वैज्ञानिक चौकन्ना हो गए हैं। अभी तक यही माना जाता था कि ठंडे खुले वातावरण में तो वायरस रह सकता है, लेकिन 0 से काफी नीचे के तापमान में वायरस निष्क्रिय हो जाता है। चीन के स्वास्थ्य प्रशासन ने कहा है कि क्विंगदाओ बंदरगाह शहर में आयात कर विशालकाय रेफ्रिजरेटर में रखी गई समुद्री मछली के पैकेट की बाहरी सतह पर जीवित कोरोना वायरस मिले हैं। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को एक बयान में कहा कि दुनिया में ये पहला मौका है जब रेफ्रिजरेटेड फूड पैकेट की बाहरी सतह पर जिंदा कोरोना वायरस मिला है।
आर्मीनिया और अजरबैजान ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने के आरोप लगाए हैं। दोनों ही पक्ष शनिवार रात 12 बजे से संघर्ष विराम लागू करने पर राजी हो गए थे, लेकिन अब आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अजरबैजान ने संघर्ष विराम लागू होने के 4 मिनट बाद ही तोप के गोले और रॉकेट दागे हैं। वहीं बाद में एक बयान में अजरबैजान की ओर से कहा गया कि आर्मीनिया ने 2 मिनट बाद ही गोलाबारी शुरू कर दी थी। दोनों ही देशों ने बीते शनिवार भी रूस की मध्यस्थता के बाद संघर्ष विराम के लिए समझौता किया था। हालांकि उस समझौते के बाद भी लड़ाई जारी रही थी। बीते महीने दोनों देशों के बीच उस विवादित क्षेत्र को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जगत अजरबैजान का हिस्सा मानता है, लेकिन जिस पर आर्मीनियाई लोगों का नियंत्रण है। इस लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। वियतनाम कई सालों में आई सबसे भयंकर बाढ़ को झेल रहा है। बाढ़ की वजह से हुए भूस्खलन में सेना के बैरक भी जमींदोज हो गए हैं। भूस्खलन की वजह से लापता हुए सेना के 11 जवानों की तलाश अब भी जारी है, जबकि जमींदोज हो गए बैरक से अब तक सेना के 11 जवानों की लाशों को निकाला जा चुका है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने रात में भूस्खलन की आवाज किसी बम धमाके की तरह सुनी थी। पिछले हफ्ते वियतनाम के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक वियतनाम में कम से कम 70 लोग मारे जा चुके हैं। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।